हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज इस वीडियो में हम हाइड्रोफाइट्स एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। जलोद्भिद पादपों में किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं उनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। एडेप्टेशंस अनुकूलन क्या है? द मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव सक्सेसफुली इन एन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जीवों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो उनको किसी भी पर्यावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाते हैं उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशंस कहते हैं। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को जीवित रखने के लिए पादप स्वयं की संरचना में या जंतु स्वयं की संरचना में जो परिवर्तन करते हैं उन्हें हम अडेप्टेशंस कह देते हैं। अडेप्टेशंस हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू एग्जिट अंडर द प्रिवेलिंग इकोलॉजिकल हैबिटेट। जो अनुकूलन है वो जीवों को किसी भी प्रकार के परिस्थितिकी आवास में जीवित रहने के अनुकूल बनाते हैं। बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, दे आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीसोफाइट्स, एपीफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। आवास और पादपों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद, जीरोफाइट्स मरुद्भिद, मीसोफाइट्स समोद्भिद, एपीफाइट्स और हेलोफाइट्स। इस प्रकार के हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या इनको विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल टाइप्स में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद क्या होते हैं? द प्लांट्स विच आर लिविंग इन वाटर और वेट प्लेसेस आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पादप जो जल में या जल के नज़दीक रहते हैं या जलाशयों के, पोन्ड्स के, पानी के स्रोतों के नज़दीक उगते हैं या जल में पाए जाते हैं उन्हें हम जलोद्भिद पादप या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू वाटर एंड एयर दे आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। उनके जल और वायु के साथ संबंधों के आधार पर हम उन्हें निम्नलिखित कैटेगरीज में या निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स और एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले बात करेंगे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ऐसे हाइड्रोफाइट्स या ऐसे जलोद्भिद पादप जो जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। These plants float freely on the surface of the water। यह जलीय स्रोतों के सरफेस पर, जलीय स्रोतों के पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं और यह जल और वायु दोनों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन मृदा से इनका किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता। उदाहरण के लिए आइशोर्निया, पिस्टिया एंड वोल्फिया। वोल्फिया को हम स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट या स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के रूप में भी जानते हैं। दूसरा नंबर, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ऐसे जलोद्भिद पादप जिनकी जड़ें नीचे सॉयल में धसी रहती हैं या सॉयल में लगी होती हैं और ये जल की सतह पर भी तैरते रहते हैं। इनकी कुछ शाखाएं, पत्तियां इत्यादि जो होती हैं जो जल की सतह पर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, उन्हें हम रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इन दीज प्लांट द रूट्स आर फिक्स्ड इन मड। ऐसे पादपों में जड़ें जो होती हैं वो नीचे मृदा में या कीचड़ में धसी हुई होती हैं, बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन उनकी पत्तियां और पुष्प जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं, जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, वाटर एंड एयर। यह पादप मृदा, जल और वायु तीनों के संपर्क में होते हैं। उदाहरण के लिए निलंबो, निम्फिया, पोटोमोजेटोन एंड मार्सिलिया। लोटस सीड्स शोइंग हाईएस्ट लॉन्गेविटी इन प्लांट किंगडम। जो कमल का फूल होता है उसके जो बीज होते हैं वो पादप जगत में ऐसे बीज माने जाते हैं जिनकी लॉन्गेविटी अर्थात वो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वर्षों तक हम उन्हें रख करके जब दोबारा पानी में डालते हैं तो वो ग्रो कर सकते हैं, वो उग सकते हैं। सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ये these plants are completely submerged in water and not in contact with soil and air। ऐसे ये जलोद्भिद पादप होते हैं
जो जल की सतह के नीचे तैरते रहते हैं। इनकी जड़ें कीचड़ में या मृदा में नहीं धसी होती, तो इनका संपर्क केवल जल से होता है, ना वायु से, ना सॉइल से। उदाहरण के लिए सिरेटोफाइलम एंड आर्टिकुलेरिया। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ऐसे ये इस प्रकार के पादप होते हैं जो जल में पूर्णतया डूबे रहते हैं, लेकिन इनकी जड़ें सोयल के साथ संपर्क में होती हैं, मृदा में धसी रहती हैं, लेकिन इनका वायु से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। यह जल की सतह के नीचे नीचे पाए जाते हैं, तो जल और मृदा से इनका संबंध होता है। उदाहरण के लिए हाइडिला, वेलिस्नेरिया एंड आइसोइटिस। ये कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जैसे आइशोर्निया है, पिस्टिया है, ऊपर के दोनों ए और बी, और सी और डी के रूप में हम निम्फिया और मार्सिलिया को देख सकते हैं। ये रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, रूटेड इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, ये इस प्रकार के पादप होते हैं जो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल मोड्स ऑफ लाइफ, जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के स्थानों पर मिलते हैं। दे ग्रो इन शैलो वाटर, ये दलदली भूमि में उगते हैं, उथले जल में ये पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेनकुलस, टाइफा एंड सेजिटेरिया। हाइग्रोफाइट्स, अब ये हाइग्रोफाइट्स क्या होते हैं? दीज प्लांट विच कैन ग्रो इन मोइस्ट, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पादप जो नम स्थानों पर उगते हैं, जो छायादार स्थानों पर उगते हैं, उन्हें हम हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। वो उदाहरण के लिए हैविनेरिया जो एक ऑर्किड है, मॉसिस जो एक ब्रायोफाइट है, एक्सेट्रा। अब इन पादपों में ऐसे जलीय वातावरण में या जलोद्भिद पादपों में वो किस प्रकार से स्वयं को अनुकूलित करते हैं कि वो ऐसी परिस्थितियों में, जलीय परिस्थितियों में स्वयं को जीवित रख सकें, तो उनमें बाह्य आकार की परिवर्तन हो जाते हैं जिन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस कहते हैं। ये परिवर्तन किस प्रकार से हैं? सबसे पहले देखें इन रूट्स। रूट्स आर टोटली एब्सेंट इन वॉल्फिया एंड साल्विनिया और poorly developed in hydrilla or well developed in ranunculus. The root caps are replaced by root pockets. Example Eichhornia. इन पादपों में यूजुअली जड़ें जो होती हैं, अधिकांशतः जड़ें जो होती हैं वो या तो पाई नहीं जाती या बहुत पुअरली डेवलप होती हैं, बहुत कम विकसित जड़ें पाई जाती हैं। केवल रेनकुलस प्रकार के पादपों में विकसित जड़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनमें रूट अगर उपस्थित होती हैं उनके ऊपर रूट कैप नहीं पाए जाते, बल्कि रूट पॉकेट्स, छोटे छोटे पॉकेट्स उनके ऊपर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आइशोर्निया। अब स्टेम में क्या परिवर्तन होता है, तने में क्या परिवर्तन होता है, तना किस प्रकार से अनुकूलित होता है? द स्टेम इज लॉन्ग, स्लेंडर, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल इन सबमर्ज्ड फॉर्म। जो जल में डूबी हुई जो पादप होते हैं, जो जल की सतह के नीचे रहते हैं, उनमें तने लंबे होते हैं, पतले होते हैं, स्पंजी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात वो जो जल का जो बहाव होता है उसके साथ आसानी से प्लवन करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट द स्टेम इज थिक। जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं उनमें तने मोटे होते हैं, छोटे होते हैं और स्टोलोनिफेरस होते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। उनमें जहाँ पर पर्व संधियाँ आती हैं वहाँ से जड़ें निकल करके ऊपर की ओर नया पादप बन जाता है, तो वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इनमें भी तने जो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। जड़ें अगर पाई जाती हैं तो वो फ्लोटिंग फॉर्म्स में होती हैं, जल में तैरने की प्रकार की होती हैं। तो ऐसे तने जो होते हैं वो राइजोम प्रकार के तने कहलाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज थ्रू रनर्स, स्टोलन, स्टेम एंड रूट कटिंग्स, ट्यूबर्स, डोरमेंट एपाइसेस एंड ऑफसेट्स। इनमें कायिक प्रजनन जो होता है वो रनर्स के द्वारा होता है, अर्थात जो तने लंबे होते हैं जिनके ऊपर पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, और पर्व संधियों वाले स्थान को अगर हम किसी दूसरे स्थान पर लगा दें तो वहाँ नया पादप बन जाता है। तो इस प्रकार के तने इसमें पाए जाते हैं। इन लीव्स, पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है? लीव्स आर थिन, लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड इन वेलिस्नेरिया और लॉन्ग एंड लीनियर इन पोटेमेजिटोन और फाइनली डाइसेक्टेड इन सिरेटोफाइलम। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जलोद्भिद पादप होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे वेलिस्नेरिया में पत्तियां पतली होती हैं, लंबी होती हैं, रिबन जैसी दिखाई देती हैं, और ऐसी लंबी और रेखीय प्रकार की, लीनियर प्रकार की पत्तियां
पोटेमेजिटोन में भी देखने को मिलती हैं, जबकि सिरेक्टोफाइलम में पत्तियां डाइसेक्टेड होती हैं, कटी फटी होती हैं, क्योंकि ऐसे पादप जल में रहते हैं और तो जल के बहाव को सहने के लिए, जल के बहाव से पत्तियां टूट फूट नहीं जाएं, तो वो इस प्रकार के अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं, जो जल की सतह पर तैरती रहती हैं, वो बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, फ्लैट होती हैं, प्लेन होती हैं और सतह से ऊपर की ओर फैली हुई होती हैं, जैसे निम्फिया और निलंबम में, जैसे कमल के पादप में अपने देखते हैं। इन आइशोर्निया एंड ट्रापा पिटियोल्स बिकम स्वोलन एंड स्पॉन्जी। आइशोर्निया जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, ट्रापा जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं, उनमें जो पिटियोल्स होते हैं, जो पत्तियों के व्रंत होते हैं जिन पर पत्तियां लगी रहती हैं, वो मोटे हो जाते हैं, स्वोलन होते हैं, फूल जाते हैं और स्पॉन्जी बन जाते हैं। वो इनको फ्लोट करने में, तैरने में सहायता करते हैं। इन इमर्जेंट फॉर्म द लीव्स शोज हेटेरोफिली, सबमर्ज लीव्स आर डाइसेक्टेड एंड एरियल लीव्स आर एंटायर। जो ऐसे पादप जो एम्फीबियंस होते हैं, जो जल में भी रहते हैं, जिनकी जड़ें और निचले भाग तो जल के अंदर डूबे रहते हैं, जबकि ऊपरी भाग वायु में स्वतंत्र होते हैं, उनमें ऊपरी भाग के अंदर सामान्य पत्तियां पाई जाती हैं, जबकि जल में पाई जाने वाली जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं, रिबन जैसी होती हैं। तो इस प्रकार इनमें दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए रेननकुलस, लिम्नोफिला, हेटेरोफिला एंड सेजिटेरिया आदि। अब इनमें आंतरिक परिवर्तन क्या हो सकते हैं, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस क्या हो सकती हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ऐसे पादपों में क्यूटिकल इज आइदर कंप्लीटली एब्सेंट और इफ प्रेजेंट इट इज थिन एंड पुअरली डेवलप्ड। ऐसे पादपों में जो क्यूटिकल होती है, जो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के ऊपर जो सतह पाई जाती है क्यूटिकल की, वो या तो अनुपस्थित होती है या बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है, बहुत कम विकसित होती है। बाह्य त्वचा की एक परत, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, बाह्य त्वचा की केवल एक परत पाई जाती है। कॉर्टेक्स इज वेल डेवलप्ड, वल्कुट पूर्णतया विकसित होता है। विद एरेंकाइमा वेस्कुलर टिश्यूज आर पुअरली डेवलप्ड, इनके अंदर वायु उत्तक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन इमर्जेंट फॉर्म्स वेस्कुलर एलिमेंट्स आर वेल डेवलप्ड, जबकि ऐसे जो एम्फीबियंस पादप होते हैं, जो जिनकी निचले सतह जल में डूबी रहती है, ऊपरी सतह एयर में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, ऐसे एम्फीबियंस पादप, उभयचर पादप जो होते हैं, उनमें वेस्कुलर टिश्यू पूर्णतया विकसित होते हैं, उनमें संवहन उत्तक पूरी तरह विकसित पाए जाते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज आर जनरली एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम एमर्जेंट फॉर्म्स, पिथ सेल्स आर स्क्लेरेंकाइमेटस। मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं वो पूर्णतया विकसित होते हैं और एमर्जेंट फॉर्म्स जो होती हैं उनमें यह विशेषता देखने को मिलते हैं। और इनमें जो पिथ सेल्स होती हैं, जो मध्य का भाग होता है, जो पिथ होता है, वो स्क्लेरेंकाइमेटस दृढ़ोत्तक का बना होता है। ये हाइड्रिला का स्टेम का उदाहरण दिया है हमने, जो एक जलोदभिद पादप है। इसमें आप देख सकते हैं एक स्तरीय एपिडर्मिस है सबसे ऊपर, जो हरे रंग से हमें दिख रही है, उसके ऊपर किसी प्रकार की क्यूटिकल नहीं है। हाइपोडर्मिस उपत्वचा भी एक या दो स्तरीय पाई जाती है, और कॉर्टेक्स जो वल्कुट होता है वो विकसित है, लेकिन उसमें एयर चैम्बर प्रेजेंट है, वायु कोष्ठक उसमें पाए जाते हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक स्तरीय एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा हमें दिखाई दे रही है, जिसके नीचे एक स्तरीय पेरिसाइकिल है। मध्य के अंदर जाइलम कैविटी है, जाइलम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, जिसके आसपास फ्लोएम टिश्यू दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रिला के तने की टीएस है, अनुप्रस्थ काट है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, अब इनमें पादप शरीर क्रिया अनुकूलन क्या हो सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड एनारोबिक कंडीशंस, दे पोजेस स्पेशल एरिएटिंग ऑर्गन्स। इनमें शरीर क्रिया विज्ञान में विशेषता जो परिवर्तन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो ये कि ऐसे पादप एनरोबिक कंडीशन, अवायुवीय परिस्थितियों में श्वसन करने के योग्य होते हैं। तो जिनका संपर्क वायु से नहीं होता, जो जल में रहते हैं, जल में डूबे रहते हैं, तो वो जल से सीधा ऑक्सीजन लेकर के वायु को ग्रहण करते हैं, तो अवायुवीय परिस्थितियों में ये रह सकते हैं। दे पोजेस स्पेशल रेटिंग ऑर्गन्स, इनमें विशेष प्रकार के वायु अंग पाए जाते हैं, वायु उत्तक पाए जाते हैं, जो इनको जल के अंदर तैरने में सहायता करते हैं और जल के अंदर डूबे पादपों में वायु के आदान प्रदान को जो सरल बनाते हैं। ऐसे एरिएटिंग ऑर्गन्स या ऐसे वायुवीय अंग हम इनमें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।